ये देखो, ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा टोक्यो टावर का, क्योंकि इधर कोई आता ही नहीं टूरिस्ट के लिए जो जगह है वो टोक्यो टावर के दूसरी तरफ है। लेकिन मैं टूरिस्ट नहीं हूँ, मैं लोकल हूँ। जिस देश में जाता हूँ उस देश का लोकल बन जाता हूँ और लोकल की तरह घूमता हूँ। तो लोकल वाली में से अलग रास्ते से आके टोक्यो टावर का खास नज़ारा। What's up guys, welcome back to another video। इस वीडियो में बात करूँगा कि जापान का वीज़ा कैसे लगाते हैं, मैंने क्या क्या किया जापान का वीज़ा लगाने में, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप इंडिया में या कहीं भी वीज़ा जापान का अप्लाई करते हैं। इंडिया में जो वीज़ा है जापान का, दिल्ली में मैंने अप्लाई किया था और VFS के थ्रू किया था। शिवाजी स्टेडियम जो CP के पास है, मैंने उधर वीज़ा अपना एप्लीकेशन दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और पहले ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले टूरिस्ट वीज़ा से, कि टूरिस्ट वीज़ा टेम्परेरी विजिट के लिए, जो साइट सीइंग के लिए होता है, विदाउट अ गारंटर, मतलब आपका जापान में जानने वाला कोई नहीं है, तो आप अकेले ही खुद घूमने जा रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए पासपोर्ट। टूरिस्ट वीज़ा के लिए पासपोर्ट में 2 खाली पेजेस होने चाहिए, क्योंकि ये स्टिकर वीज़ा होता है। पासपोर्ट में एक साइड वो लगाएंगे, दूसरा पेज उसके सामने वाला खाली होना चाहिए, तो इसलिए 2 खाली पेजेस आपके पासपोर्ट में पक्का होने चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 2x2 इंचज़ की फ़ोटोज़। तो एक फ़ोटो ही लेते हैं, पर साथ में एक तो फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा लेके जाना VFS अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए। उसके साथ ही ऑब्वियसली जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक पेज का सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको अच्छे से भर के ब्लैक इंक या ब्लू इंक में, जेल पेन से मत भरना, बॉल पेन से भरना, उसको भर के उसके साथ एक कवर लेटर लिखना है कि आप क्यों जापान जाना चाहते हो। उस कवर लेटर में एक्सप्लेन करो। और इंडियंस को आदत होती है कवर लेटर में पूरी अपनी भावनाएं डालने की, सब कुछ डालने की, कि मैं ये करूँगा, ऐसे ऐसे इमोशनल वो करके। सिंपल सा मैंने अपना लिखा था 3 लाइनों का कवर लेटर, और मैंने उसमें अपनी होटल की डिटेल और 2 लिस्ट नीचे लगा दी थी कि मैं क्या क्या करूँगा। तो कवर लेटर के साथ आप एक अपनी आइटिनरी भी डाल सकते हो, उससे भी एक पेज का फ़ायदा होगा कि इस दिन मैं ये करूँगा, उसके भी बेनिफिट्स हैं। बट हाँ, अपने कवर लेटर को सिंपल, सीधा, टू द पॉइंट लिखो कि हमने ये अटैचमेंट्स लगा दिए, बैंक स्टेटमेंट, ITR, अभी आता हूँ उस पर, बैंक स्टेटमेंट्स, ITR, और टू द पॉइंट कवर लेटर होना चाहिए जो उनको समझ आए कि आपका पर्पस क्या है जाने का। और अगर पर्पस आपका क्लियर है, कोई घपला नहीं कर रहे हो, तो वो आप सीधा 1-2 लाइन में उनको समझा सकते हो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ये घपला करने के बारे में, जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें करने बारे में, क्योंकि जब मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए गया था तब मैंने वहाँ पे ही देखा कि कुछ लोग अप्लाई कर रहे थे टूरिस्ट वीज़ा, और साथ में अपने वर्क परमिट पेपर जो उनका काम है और कंपनी से जो लेटर जापान से आया वो सबमिट कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनका वर्क वीज़ा है, लेकिन अपने कवर लेटर में उन्होंने लिखा था कि टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाएंगे, क्योटो जाएंगे, ओसाका जाएंगे, टोक्यो में ये मंदिरों में घूमेंगे, ऐसे ऐसे डिज्नीलैंड जाएंगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन में। ज़्यादातर एप्लीकेशन किसी भी कंट्री के इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि क्लैरिटी नहीं है, उनको सीधा सीधा साफ साफ आप ये नहीं बता पाते कि भाई रीज़न क्या है आपके जाने का। तो वो बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए। तो क्या हो गया, पासपोर्ट जिसमें 2 पेज खाली हो, और हाँ, 6 महीने तक पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर एक्सपायर होने वाला है पासपोर्ट तो नया बनवा लो या अपडेट करा लो उसको। साथ ही साथ फ्रंट और बैक पेज की उसकी फ़ोटोकॉपी, कभी भी वीज़ा अप्लाई करो फ्रंट और बैक पेज की फ़ोटोकॉपी पासपोर्ट की अलग से डाल ही दिया करो। फिर हो गए 2x2 इंचज़ के वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो, आपका कवर लेटर जिसमें आप सीधा सीधा एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर आते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट्स और ITR रिटर्न। ITR बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में अपने अगर ITR नहीं सबमिट किया तो ज़रूर पूछेंगे। अगर आपके पास उसके अराउंड एक रास्ता है, वो मैं बताता हूँ अभी, बट अगर आप 30, 40, 50 तक की एज के हो तो आपकी ITR ज़रूर होगी। अगर आप माइनर हो, 18 से कम के हो, तब तो ऑब्वियसली आपकी इनकम नहीं है, ITR नहीं है, तो आपको अपने पेरेंट्स की लगानी पड़ेगी ITR और बैंक स्टेटमेंट। अब उनकी बात करते हैं जिनको पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, बट पेरेंट्स के बिजनेस है, दुकान है, कुछ है, लेकिन वो ITR नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग हैं जो टैक्स भी नहीं भरते। तो अगर ITR नहीं है तो 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी आपके पेरेंट्स की, या जो भी आपकी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। तो अपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और ITR, मैंने दोनों दी थी। मैंने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दी थी, ITR दी थी पिछले 2 साल की। मेरे साथ असल में क्या हुआ, मैं पिछले
5 साल से कॉलेज के लिए यूएस में रहता था, तो मेरे टैक्सेस भी वहीं के थे और मेरे बैंक अकाउंट जो वहाँ का था उसमें ही थोड़े ज़्यादा पैसे थे। तो मैंने दिल्ली एम्बेसी में जो भेजा, दिल्ली में जापान की जो एम्बेसी है, एम्बेसी ऑफ जापान दिल्ली में जो भेजा, उसमें मैंने अपने यूएस का बैंक अकाउंट लगा दिया और यूएस के टैक्स रिटर्न्स लगा दिए। अब वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कि आपकी इंडियन आईटीआर और इंडियन बैंक स्टेटमेंट्स कहाँ हैं। तो लकीली पिछले जो मेरा बचपन से अकाउंट खुला हुआ था उसकी बैंक स्टेटमेंट थी, उसमें कुछ पैसे रहते थे। तो मेरे पापा हमेशा टैक्स रिटर्न भर के रखते थे, चाहे इनकम आए ना आए, जैसे भी अकाउंट है, चाहे इनकम हो या ना हो, अपना टैक्स रिटर्न ज़रूर भरना चाहिए कि आपके फाइलिंग रिकॉर्ड्स पूरे रहे। तो मैंने फिर इंडियन स्टेटमेंट्स अपनी डाली। इंडियन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा पैसा भी नहीं था, बट अपनी रिसर्च करो, अपना अगर कंफर्टेबल हो जापान में तभी ट्रैवल करो। और हाँ, अब आती है बात सबसे ज़रूरी, जो एक और चीज़ है वो है होटल रिजर्वेशंस और आपकी फ़्लाइट टिकट्स। फ़्लाइट टिकट्स राउंड ट्रिप दिखानी ज़रूरी होती है और होटल रिजर्वेशंस भी दिखानी चाहिए आपको कि आप कितने दिन तक रहोगे। आपको जो फर्स्ट टाइम वीज़ा मिलेगा वो 3 मंथ वीज़ा होता है, लेकिन उसमें आपको बस 15 दिन मिलेंगे। तो 3 मंथ की वैलिडिटी पीरियड में आप किसी भी 15 दिन जाके रह सकते हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम विजिटर्स को यही मिलता है। ओनली चांस कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप करोड़पति हो, आप काफ़ी सारा पैसा है, आपका खुद का बिजनेस है, आपकी स्ट्रॉन्ग इनकम टैक्स स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है, तो और अगर आप किसी भी G7 कंट्री में ट्रैवल किए हो, तो G7 कंट्रीज़ में जो भी कनाडा, यूएस, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ये सब जगह ट्रैवल किए जापान के अलावा, तो आपको 5 ईयर वीज़ा मिल सकता है फर्स्ट टाइम में। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। वो 99%, 95% लोगों को वो फर्स्ट टाइम 3 मंथ वीज़ा ही देते हैं, और सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम भी वो 3 मंथ वीज़ा ही देते हैं यूजुअली। 5 ईयर का जो वीज़ा होता है वो बहुत कम लोगों को देते हैं, बट मिलता है। उसकी भी कंडीशंस है, उसकी कंडीशंस को भी आपको अच्छे से पूरा करना पड़ता है, और उसका कवर लेटर थोड़ा और इन डेप्थ होता है, क्लैरिटी के साथ होता है। अब एक बात होती है कि वीज़ा तो लगा नहीं, लेकिन अब फ़्लाइट की टिकट्स और होटल कैसे रिज़र्व करें। आप होटल वो रिज़र्व करो 2 महीने बाद का, जिसमें hotels.com या जो भी वेबसाइट यूज़ करते हो, यात्रा.com, उससे फ्री कैंसिलेशन वाला होटल हो, ताकि आप बाद में चेंज करना चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और वो रिफ़ंड आपको मिल जाएगा तभी के तभी। और अगर वीज़ा नहीं लगा तो भी कैंसिल करना पड़ सकता है। तो जब भी वीज़ा एप्लीकेशन किसी भी कंट्री का हो, उसमें अपनी होटल की आपको बुकिंग दिखानी है, तो फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग ही दिखाओ, ताकि आपके पैसे वापस मिल जाए अगर वीज़ा गलती से आपका कैंसिल हो गया, आपने कोई एरर कर दिया या उनका मन नहीं हुआ नहीं देना वीज़ा। तो इसके साथ ही होती है फ़्लाइट बुकिंग्स। अब आपको डेट एस्टिमेट होनी चाहिए, पता कि किस डेट में आपको करना है, और उसके साथ ही आपको फ़्लाइट बुकिंग्स चाहिए होती है। मैंने अपनी फ़्लाइट बुकिंग नहीं दी थी, मैं कभी नहीं देता अब, क्योंकि मैं अपने कवर लेटर में स्टेट कर देता हूँ कि मैं अराउंड इस डेट के आसपास जाने की कोशिश करूँगा, और उसी के अकॉर्डिंग, वीज़ा के अकॉर्डिंग मैं अपनी फ़्लाइट्स बुक करूँगा। आज तक मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट बहुत लोग होते हैं सेफ्टी के लिए अपनी फ़्लाइट टिकट्स हमेशा दिखा देते हैं, दे देते हैं। मैंने कभी नहीं दी, पर मेरा वीज़ा लग जाता है। अब ये केस टू केस होता है कि आपका कवर लेटर कैसा है, और आपको कैसे अपने वीज़ा काउंसलर ऑफिसर को आप कन्विंस कर पाते हो वीज़ा देने के लिए। अब भाई रही बात फ़्लाइट टिकट्स की, फ़्लाइट टिकट्स तो क्योंकि काफ़ी महंगी होती है, जापान में आपको सस्ती भी मिल जाएगी थ्रू VietJet एक वियतनाम का लो कॉस्ट कैरियर है। VietJet के थ्रू करोगे तो 30,000 के आसपास की आपको टिकट मिल जाएगी, कभी कभी 40,000 तक राउंड ट्रिप आपको मिल जाती है। तो ऐसी कोई भी सस्ती सी टिकट आप बुक करा के रख लो, अगर उसमें भी आपके पास है फ्लेक्सिबल ऑप्शंस डेट बुकिंग करने का, बट यूजुअली फ्लेक्सिबल टिकट्स महंगी होती है। तो इसका एक सोल्यूशन है। मेरे एक मामा है जो ऐसे सीक्रेट काम बहुत आसानी से करा पाते हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आपको उनसे टिकट बुक करानी है तो एक टेम्परेरी टिकट बुकिंग के टिकट आइटनरी के 1000 रुपये लगेंगे। कमेंट करके बताओ, अगर चाहिए तो पेटीएम कर देना या UPI कर देना, आपको आपकी टिकट मिल जाएगी। असली टिकट होगी बिल्कुल, बट वो टेम्परेरी होल्ड होगी सीट पे, और वीज़ा के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं वो आपको बनवा के दे सकता हूँ। तो ये था विदाउट गारंटर, अगर कोई जापान में नहीं है, विदाउट गारंटी आप खुद ही अपने आप से टिकट लगवा रहे हो। ये एप्लीकेशन भरने के बाद आपको VFS में अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। अब VFS का अपॉइंटमेंट ऑनलाइन चेक करोगे तो यूजुअली 2-3 हफ्ते के अंदर ही इसमें डेट मिल जाती है। फिर आप जाओ सुबह, वहाँ पे एक टोकन नंबर मिलेगा आपको VFS काउंटर का, लाइन में लग के पहले आप अंदर जाओ, फिर
जो भी VFS में जाके जापान का आपको रूम होगा उधर के वो डायरेक्शन बता देंगे कौन से रूम में जाना है। वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, भीड़ काफ़ी रहती है दिल्ली वाले में तो। और हाँ, अलग अलग एरियाज़ इंडिया के, साउथ के, वेस्ट, ईस्ट, अलग अलग कॉन्सुलेट्स हैं। मुंबई की, कोलकाता की हो गई, चेन्नई की हो गई। तो अपने एरिया वाले में ही अप्लाई करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीज़ा वालों को, क्योंकि एम्बेसी वालों को, कॉन्सुलेट वालों को वेरीफाई करने में आसानी होती है, वो सारी चीज़ें, डिटेल्स जो आप प्रोवाइड करते हो। तो उसका भी ध्यान रखना। ये नहीं हो कि आप फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई कर रहे हो और आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप अपने रेजिडेंस के पास वाले एरिया में ही अप्लाई करो। जब आप VFS पे अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लोगे तो वहाँ जाके आपका बस एप्लीकेशन चेक करेंगे कि आपने एप्लीकेशन सही से भरा है या नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने सारे लगा दिए थे। और बस उसके बाद वो आपसे फ़ीस लेंगे 650 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ी और 550 रुपये जापान की वीज़ा फ़ी। जापान का वीज़ा काफ़ी सस्ता है, 550 में ही आपको 5 ईयर का भी देते हैं और 550 में 3 मंथ का है। अगली बार मैं आऊँगा तो ऑब्वियसली 5 साल का लगवाऊँगा, क्योंकि मैं G7 कंट्रीज़ में भी जा चुका हूँ, US जा चुका हूँ, इंग्लैंड जा चुका हूँ, तो और जापान भी आ चुका हूँ। जापान आना भी एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है अगली बार अपना बड़ा वीज़ा लेने के लिए। तो एक बार जापान की ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, आपके पासपोर्ट में जापान का वीज़ा है तो आपका पासपोर्ट भी काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ के भी वीज़ा आपको थोड़ा आसानी से मिलते हैं, क्योंकि जापानीज़ वीज़ा बहुत पावरफुल है। जापानीज़ पासपोर्ट तो ऑब्वियसली वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, बट जापानीज़ वीज़ा होने से एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि ये ट्रस्टेड ट्रैवलर है जिसको वीज़ा आसानी से दिया जा सकता है। ये थी वीडियो जापान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए, टेम्प्रेरी वीज़ा कैसे लगाएं, क्या क्या करना पड़ता है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा उसके बारे में। एंड गुड लक। जापान वीज़ा मिलना आसान है, बट आपके वही है, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से होने चाहिए सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स जब लेके जाओगे, इकट्ठा करोगे पैकेट में, तो उनको स्टेपल मत करना। कभी भी वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स पे स्टेपलर नहीं लगा होना चाहिए। अगर जो U-पिन होती है ऐसी, उस U-पिन को यूज़ करो, U-पिन से अपने पेपर होल्ड करो और क्लियर फाइल में ले जाके सबमिट कर दो। ऑल द बेस्ट। जापान घूमने आओ भाई, बहुत बढ़िया कंट्री है। मैं इतनी जगह घूमा हूँ, US, इंग्लैंड, सिंगापुर, सब जगह मज़े से घूमा हूँ। लेकिन जो फीलिंग जापान में आके आती है ना, एकदम रिलैक्स घर जैसी और सेफ़, बिल्कुल सेफ़ ना। यहाँ पे सामान चोरी होने का डर है। ये नहीं कि आप अपना सामान पर्स वगैरह रख के भाग जाओगे, हो भी सकता है, चोरियाँ भी होती है हल्की फुल्की, बट मोस्टली सेफ़ कंट्री है। आप रात तक भी घूम सकते हो आराम से। सर्दियों में तो ऑब्वियसली रात को घूमने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है रात के टाइम। लेकिन गर्मियों में आओ, मार्च में आओ, चेरी ब्लॉसम के सीज़न में, और जापान आके मज़े करो। फ्रेंडली कंट्री है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। खाना भी मोस्टली नॉन-वेज मिलता है। वेजिटेरियन खाना ढूंढने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाँ, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, तो आराम से आप खाना वाना खा सकते हो, घूम सकते हो। और काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो मंदिरों का आपको शौक़ है तो मंदिरों में जाओ। महंगी चीज़ों का शौक़ है तो काफ़ी सारे हाईली एक्सपेंसिव लग्जरी एरियाज़ भी है। डिज़नीलैंड है, बहुत चीज़ें हैं जापान में घूमने की। और ये तो बस टोक्यो की बात है। इसके अलावा क्योटो शहर है, ओसाका है, होकाइडो एक आइलैंड है, ओकिनावा एक अमेरिकन स्टाइल बीच वाला आइलैंड है, जो काफ़ी सारे वहाँ पे वर्ल्ड के सबसे टॉप बीचेस हैं। ओकिनावा में तो इन सब जगह जा सकते हो। हिरोशिमा, नागासाकी में देख सकते हो, बहुत चीज़ें हैं देखने की। तो एक बार में तो ऑब्वियसली नहीं देखा जाएगा। फ़र्स्ट टाइम आपको 15 डेज़ का वीज़ा मिलेगा। 15 डेज़ में मैं रिकमेंड करूँगा 15 डेज़ अगर एक बार आओ तो मोस्टली ओसाका, टोक्यो कवर कर सकते हो, बट मैं बस टोक्यो ही कवर करूँगा आराम से। टोक्यो में इसी तरह अलग अलग कोनों में जाके टोक्यो की चीज़ें अच्छे से देखूँगा घूम के। मैं कोई अपनी खुद की फिक्स्ड आइटिनरी से नहीं चलता, इस टाइम पे यहाँ जाना, ये कर रहे हैं। मैं जहाँ घूमता हूँ, जो चीज़ अच्छी लगती है उधर जाता हूँ, देखता हूँ और मज़े से बिना टेंशन के घूमता हूँ। तो ये थी एक वीडियो कैसे आए जापान, ताकि आप इन मस्त स्ट्रक्चर्स का, बिल्डिंग्स का मज़ा ले पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ये देखो भाई, क्या कमाल का स्ट्रक्चर है। Play this record as frequently as possible.
लेता हूँ। काफ़ी सही पेंट है, लाल नहीं है, ऑरेंज ऑरेंज सा कलर है इसका, लाल लगता है दूर से। ये मीता गार्डन हिल है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ लेते हैं। इधर एक बहुत बढ़िया पार्किंग लॉट है जिसमें से सीढ़ियों में से इसकी मस्त फ़ोटो आती है, तो वो भी लेने जाता हूँ अभी।